everyone. In this video, we will discuss about FIR. FIR की क्या meaning है? What is the term FIR? Whether it is defined or not? What are the relevant provisions in CRPC? What is the evidentiary value? What is zero FIR? What is the consequence of delay in FIR? So we will cover every possible aspect and discuss everything about FIR with the support of the relevant provisions and the important judgments. So first we will discuss what is FIR. So FIR is the first stage of any trial, the beginning of any case, a criminal case. कोई भी केस जब शुरू होता है, लाइक इन सिविल मैटर्स में सिविल सूट जब फाइल होता है तो उसका इंस्टीट्यूशन जब होता है तो सबसे पहले एक प्लेंट फाइल की जाती है एंड फ्रॉम देयर एक सिविल सूट शुरू होता है और देन इसमें इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, देन एविडेंस होता है. इस तरह से सिविल मैटर्स की शुरुआत जैसे प्लेंट से होती है वैसे ही क्रिमिनल केसेस में सबसे पहले FIR होती है या कंप्लेंट होती है. सो FIR इज़ व्हाट दैट एक ऐसी रिपोर्ट जो पुलिस को डायरेक्टली की जाती है किसी भी कमीशन ऑफ ऑफेंस पे, चाहे किसी व्यक्ति ने ऑफेंस करते हुए देखा हो या खुद एक विक्टिम हो या उसको ऐसा पता लगा है कि दैट देयर सम ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट सम पर्सन, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं. इस तरह की कैटेगरी के लोग जिन्होंने ऑफेंस देखा है या खुद विक्टिम है या उन्हें पता है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, सो वो लोग जाके जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. But there is a condition about this that FIR can be registered of cognizable offences, and this is the specific provision in section 154 of CRPC जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. So cognizable cases क्या हो सकते हैं? What is cognizable offense? Cognizable offense जनरली तो 2(1)(c) में दिया हुआ है कि what is definition clause में what is cognizable offense in CRPC सेक्शन 2(1)(c). अब वहाँ पे तो जनरली यही लिखा है दैट कॉग्निजेबल केस इज़ व्हाट जहाँ पर पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की कोर्ट की अथॉरिटी के डायरेक्शन के इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी मैटर को. एंड जनरली ऐसे केसेस हम प्रैक्टिकल भाषा में जो केसेस थोड़े सीरियस नेचर के होते हैं जिनमें जनरली सज़ा 3 साल के ऊपर होती है, दोज आर जनरली कॉल्ड एज कॉग्निजेबल केसेस. जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस से सीवियर होते हैं, जनरली 3 साल से ज़्यादा की सज़ा जिन केसेस में होती है. तो जहाँ पर उन केसेस में कॉग्निजेबल केसेस में ऑल्सो जहाँ पर पुलिस एज़ पर सेक्शन 156 एज़ पर द डेफिनेशन 2(1)(c) जिसमें ये लिखा है कि कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं जहाँ पर पुलिस बिना कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के डायरेक्शन के इन्वेस्टिगेट कर सकती है. तो दीज आर कॉग्निजेबल केसेस इन जनरल. देन FIR सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में होगी, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में नहीं होगी. 154 में डायरेक्टली दिया हुआ है, लिखा हुआ है. सो व्हेन इट कम्स टू FIR कैन नॉट बी लॉज्ड इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस. देन व्हाट वुड बी द रेमेडी अगेंस्ट नॉन कॉग्निजेबल केसेस? तो उस केस में कंप्लेंट फाइल करना एक ऑप्शन होता है डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास, एंड उसको हम आगे और डिस्कस करेंगे. सो FIR जो टर्म है CRPC में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है. CRPC में सिर्फ ये लिखा है सेक्शन 154 में एंड 157 में ऑल्सो इट इज़ मैंशनड देयर कि जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग किसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस कॉग्निजेबल केसेस में मिली है, उस इन्फॉर्मेशन को हमने सिर्फ CRPC में एक इन्फॉर्मेशन कहा गया, बट हमने उसको प्रैक्टिकल भाषा में, चूँकि इट इज़ दी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो पहली हम कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी अथॉरिटी को दे रहे हैं दैट इज़ टू पुलिस, इसीलिए उसको प्रैक्टिकल भाषा में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोला जाने लगा है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल डिफाइंड एनीवेयर. सो दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड FIR, बिकॉज सबसे पहले हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो पुलिस को अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस सेक्शन 154 में कॉग्निजेबल केसेस की, तो इसीलिए उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बोला जाता है प्रैक्टिकल भाषा में. नाउ वी विल कम टू डायरेक्टली सेक्शन 154 and it marginal note says that information in cognizable cases. So subsection 1 says कि every information relating to commission of cognizable offense if given orally to officer in charge of police station को writing में reduce करेगा, which means वो उसको लिखेगा, the officer in charge या उसके direction में उसको लिखाएगा and shall be signed by the person giving it. सो इन्फॉर्मेशन जो FIR हो रही है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाएगी, ओरली दी गई है तो राइटिंग में उसको लिखाया जाएगा या लिखा जाएगा, एंड इन्फॉर्मेशन को जो दे रहा है इन्फॉर्मेंट है उसको साइन करना होगा.
एंड उसकी एक एंट्री ऐसे रजिस्टर में बुक में की जाएगी जो स्टेट गवर्नमेंट ने इस बारे में प्रेस्क्राइब की है। सो ये भी एक एंट्री उसमें की जाएगी। सो एफआईआर इन कॉग्निजेबल केसेस ओरली, इफ़ गिवन ओरली, देन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उसको राइटिंग में लिखाएगा, और अगर राइटिंग में दी गई तो डायरेक्टली उसको लॉन्च करा के इन्फॉर्मेंट के साइन कराए जाएंगे। दिस इज सबसेक्शन 1। इन 2013 सबसेक्शन 1 में 2 प्रोविज़ोस को ऐड किया गया था, जिनमें ये बोला गया कि ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो ऐसे ऑफेंसेस है जहाँ पर विक्टिम वुमेन है और उसके अगेंस्ट ये ऑफेंसेस कमिट किए गए हैं। 326 ए बी सी ए, 354 ए बी सी डी। सो दीज ऑफेंसेस जो रेप्स रिलेटेड या सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो केसेस हैं वुमेन के अगेंस्ट, ऐसे केसेस को एक वुमेन ऑफिसर ही रिकॉर्ड कर सकती है, या वुमेन पुलिस ऑफिसर या कोई वुमेन ऑफिसर ही इसको रिकॉर्ड कर सकती है। सो दिस इज़ द कंडीशन जब इन्फॉर्मेशन इस तरह के ऑफेंसेस से रिलेटेड है, एंड जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो विक्टिम हर सेल्फ, इफ़ शी हर सेल्फ इज़ गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन, तो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर या कोई अदर वुमेन ऑफिसर ही इसको रिकॉर्ड करेगी। सेकेंड प्रोविजो प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन so and so 354 A B C D 376 and so on, in these cases of IPC, अगर विक्टिम टेम्पररीली और परमानेंटली और फिजिकली डिजेबल्ड है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये जो FIR है, इट शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर एट द रेसिडेंस ऑफ द विक्टिम और एट कन्वीनियंट प्लेस ऑफ हर चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर। एंड ये इन्फॉर्मेशन जो FIR है ये वीडियोग्राफ्ड होगी एंड शैल बी रिकॉर्डेड, एंड जो विक्टिम है उसके स्टेटमेंट्स एज द प्रोविजन इज देयर 164 5A सब क्लॉज ए, ये JMFC के पास पुलिस एज सुन एज पॉसिबल उस विक्टिम के, उस पर्सन के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कराएगी। सो दिस रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इज मैंडेटरी नेचर। एंड द सेकेंड प्रोविजो ऑल्सो एडेड इन 2013, ये यही प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसे केसेस में जहाँ पर विक्टिम टेम्पररीली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, ऐसे केसेस में उसकी चॉइस के प्लेस पर या जहाँ पर उसका रेसिडेंस है उस वहाँ पर जाके पुलिस ये इन्फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर, इनमें से किसी एक व्यक्ति की प्रेजेंस में रिकॉर्ड करेगी। ऐसी FIR को वीडियोग्राफ कराया जाएगा और एज सुन एज पॉसिबल उसके स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने, JMFC के सामने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ऑब्वियसली 164 के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, तो उनको एज सुन एज पॉसिबल रिकॉर्ड कराया जाएगा। दिस इज़ मैंडेटरी प्रोविजन एज गिवन इन 164 5A clause सब clause A। देन देयर इज सबसेक्शन 2 विच सेज दैट इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड कर रहा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी दी जाएगी इन्फॉर्मेंट को जो FIR दर्ज करा रहा है। देन देयर इज अ सिचुएशन इन सबसेक्शन 3 दैट अगर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से, FIR रिकॉर्ड करने से डिनाई करता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो क्या व्हाट इज़ द रेमेडी? सो द इमीडिएट रेमेडी इज देयर इन सेक्शन 154 सबसेक्शन 154 subsection 3 says any person aggrieved by refusal on the part of officer in charge to file FIR, तो एक written form में substance को writing में post के through SP को भेजा जाएगा। SP उसके बाद अगर उसको लगता है that information is reliable and with respect to cognizable offense, then ऐसे केस में आइदर वो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है ऑफेंस को या इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट किया जाएगा बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट, एंड वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। जिसको डायरेक्ट किया गया है उसके पास एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की तरह ही पावर होंगी इन्वेस्टिगेट करने की। सो दिस इज़ द सिचुएशन इन 154(3) दैट अगर डिनाई किया जाता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा कि आप वो FIR दर्ज नहीं कर रहा है, तो आप SP को राइटिंग में पोस्ट के थ्रू अपने सब्सटेंस को, अपने FIR को, अपने रीजंस को भेजेंगे, जहाँ पर SP अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, रीजनेबल सस्पिशन, रीजनेबल इन्फॉर्मेशन है दैट दिस इज़ दी कॉग्निजेबल केस, देन वहाँ पर वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर को या इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शंस देगा। So the immediate remedy if on denial by the officer in charge of police station to record the FIR. Then also what if SP denies to file FIR? SP भी अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है on lodging FIR, तो what are the remedies? तो उसके बाद रेमेडी है टू फाइल अ कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इवन अगर SP सेटिस्फैक्टरीली उस पर एक्शन नहीं लेता है, तो आप सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 इज़ देयर, जहाँ पर ये प्रोविज़न है कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, कि आप इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करिए। एंड देयर इज़ ऑल्सो इंटरप्रिटेशन ऑफ 156(3) कि जब FIR, जब मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि यस
कंप्लेंट आई है एंड दिस इज़ अ कॉग्निजेबल केस, तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी बट नहीं हुई है, तो मजिस्ट्रेट इसी प्रोविज़न के अंदर एंटरटेन करके उस कंप्लेंट को एफआईआर दर्ज करने का भी डायरेक्शन दे सकता है एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी डायरेक्शन देगा और ये अश्योर करेगा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस मैटर में. सो मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट टू फाइल एफआईआर एंड देन ऑल्सो take care of that whether the proper investigation is being done by the police or not. Then question comes that can a person approach the High Court against the refusal of police to registering FIR? तो ऐसे केसेस में जहाँ पर इवन अगर आपके पास अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, देन यू हैव ऑप्शन टू गो बिफोर द एसपी, गिव योर ग्रीवांस टू द एसपी दैट एफआईआर इज़ नॉट बीइंग रजिस्टर्ड. देन अगर एसपी से भी अगर आपको वो सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, देन यू कैन गो बिफोर द मैजिस्ट्रेट. बट वेदर यू कैन गो टू हाई कोर्ट, सो द आंसर वॉज देयर इन दिस केस इन सुधीर भास्कर राव तांबे वर्सेस हेमंत यशवंत दांगे 2016 6 SCC 277. Honorable Supreme Court held that if the police has not registered FIR or not investigating the case properly, then rather than approaching the High Court under Article 226 of the Constitution, the aggrieved must approach the magistrate concerned under Section 156 subsection 3 of the CRPC, which we earlier discussed about, and this is also held in so many cases. This is only one case in which this has been stated by the Supreme Court, but there are so many cases जहाँ पर ये बोला गया है कि the proper remedy against denial to file FIR by the police is to approach the magistrate having jurisdiction. तो वही बेस्ट रेमेडी है. पहले अगर आपको हाई कोर्ट में किसी डायरेक्शन के लिए आना है या कोई अदर कॉम्पनसेशन के लिए आना है, कोई और आपको प्रॉब्लम हो रही है, इवन मजिस्ट्रेट इज़ नॉट टेकिंग योर कंप्लेंट, देन ऐसे केस में आप अप्रोच कर सकते हैं. बट द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक आफ्टर दैट ऑन डिनायल टू फाइल FIR इज़ दैट यू हैव टू अप्रोच द मजिस्ट्रेट एंड फाइल अ कंप्लेंट. 2013 में एक और प्रोविज़न को ऐड किया गया था, सेक्शन 166 कैपिटल A इन IPC, जिसमें ये बोला था कि कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न पे अगर वो कॉग्निजेबल केसेस हैं और ऐसे प्रोविजंस, दीज आर दी सेक्शंस 326A, B, 354B, 70, यू कैन रीड देम. इन दीज केसेस अगर पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से मना करता है, डिनाई करता है, तो 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है. दिस वॉज द प्रोविज़न एडेड इन 2013 166 कैपिटल A ऑफ IPC. बट द थिंग इज़ दैट ओनली इन दीज केसेस जो प्रोविज़न स्पेसिफिकली मैंशनड है इस प्रोविज़न में, अगर वहाँ पर डिनाइल उन केसेस में FIR करने से मना किया जाता है तो ही इस तरह की पनिशमेंट उस ऑफिसर को हो सकती है, 6 months और विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड ऑल्सो फाइन. नाउ as we earlier discussed that who can file FIR. So कौन FIR फाइल कर सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है. दैट सो फॉर दैट जनरली 3 कैटेगरी के लोग हैं जो फाइल कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया कि ऐसे लोग जिनके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है, ऐसे लोग जो ऑफेंस की कमीशन के बारे में जानते हैं या जिन्होंने खुद ही ऑफेंस कमिट होते हुए देखा है. सो दीज आर दी 3 कैटेगरी ऑफ पीपल जो FIR फाइल कर सकते हैं पुलिस के पास जाके. जब आप FIR फाइल करते हैं तो FIR में क्या कंटेंट्स होने चाहिए. सो FIR में बहुत जनरल कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि जो इन्फॉर्मेंट है, कि जो व्यक्ति फाइल कर रहा है उसका क्या नाम है, उसका एड्रेस क्या है, ये चीज़ें होंगी. डेट क्या है उस इंसिडेंट्स की जिसके बारे में आप FIR फाइल कर रहे हैं, उसका टाइम क्या है, एग्जैक्ट टाइम जो रिकॉल हो सकता है, और जो डेट है वो आपको बतानी होगी. क्या फैक्ट्स हैं, जो ब्रीफ में जो फैक्ट्स हैं केस के वो लिखाने होते हैं कि क्या क्या घटना हुई थी, वो आपको एक्सप्रेसली लिखाना होगा, एग्जैक्टली जो रियल टर्म्स हैं उसके. देन नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन जिसके अगेंस्ट सस्पिशन है, जो अक्यूज़ है, जिसने कमीशन किया है, उसका नाम, उसका अगर पता है तो एड्रेस, उसके सारे डिस्क्रिप्शंस आपको लिखाने होंगे. अगर देर इज़ ऑल्सो वन क्लॉज जहाँ पर अगर डिले है, FIR फाइल करने में कोई डिले हुई है, तो आप उसको भी, उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर giving information with respect to commission of an offence which took place 2 days earlier, तो 2 दिन बाद आप FIR क्यों लिखा रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हैं कि क्या डिले का रीज़न है. देन एट द एंड ऑफ इट जो कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो किसने दी है, उसके सिग्नेचर भी कराए जाते हैं FIR में, और देन उसकी एक कॉपी दी जाती है. सो कंटेंट्स जनरली यही है, बट स्टेट टू स्टेट फॉर्मेट में चीज़ें वेरी कर सकती हैं. देयर में भी सम मोर कंटेंट्स फॉर्मेट में जो हो सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करे हैं, बट दीज आर दी जनरल कंटेंट्स ऑफ FIR, जो ये चीज़ें उस FIR में होंगी जनरली. सो अनदर क्वेश्चन कम्स वेदर रजिस्टरिंग ऑफ FIR मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस.
सो क्वेश्चन यही है कि क्या पुलिस बाउंड है एफआईआर दर्ज करने के लिए या नहीं है, क्या पुलिस मना कर सकती है एफआईआर दर्ज करने से, तो किन सर्कमस्टेंसेस में डिनाई कर सकती है, किस में वो बाउंड है, ये हम डिस्कस करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा केस लॉस के थ्रू ही आता है। ये जुडिशरी डिसाइड करती है कि उस प्रोविज़न का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन। सो इन दिस केस रमेश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, it was held by the Supreme Court that provision of 154 is mandatory. Hence, the police officer concerned is bound to register the case on receiving information disclosing a cognizable case offence, and also that genuineness or credibility of information is not condition precedent for registration of a case which can only be considered after registration of the case. So यहाँ पर पुलिस ये नहीं कर सकती है कि क्या इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, क्रेडिबल है। इस चीज़ की इंक्वायरी इज़ समथिंग जो केस रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को करना है। सो प्राइमा फेसी अगर वहाँ पर कॉग्निजेबल केस लग रहा है तो पुलिस इज़ बाउंड टू रजिस्टर द केस एंड रजिस्टर द एफआईआर। एंड इन दिस लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012, so here it was stated, the moment a complaint disclosing commission of a cognizable offence is lodged, the police officer must register an FIR without any scrutiny whatsoever, is an extreme proposition and is contrary to the mandate of 21. They are saying, the Honorable Supreme Court is saying that कि अगर किसी कॉग्निजेबल मैटर में एफआईआर लॉज हुई हो, पुलिस बिना किसी स्क्रूटिनी के रजिस्टर कर दे, दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीम प्रोपोजिशन एंड आर्टिकल 21 के मैंडेट के अगेंस्ट हो सकता है कि आप किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ भी इन्फॉर्मेशन लॉज हो रही हो और आप किसी के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दो, दिस इज अ एक्सट्रीम प्रोपोजिशन एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड सिमिलरली दे आर सेइंग दैट द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू that the police must investigate the case substantially before registering an FIR is also an argument of the other extreme. So the both must be rejected and middle path must be chosen. So the Supreme Court is trying to say that आप अगर FIR आ रही है तो आप आराम से इन्वेस्टिगेट करें, FIR दर्ज करने के पहले इंक्वायर करें कि अरे वेदर इट इज़ रिलायबल और नॉट और सो एंड सो, एंड FIR आई और आपने बिना किसी क्वेश्चन करे, बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के भी, कोई छोटी सी भी पूछताछ के बिना एफआईआर दर्ज कर ली, बोथ दी सिचुएशन आर एक्सट्रीम प्रोपोजिशन। एंड ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दोनों में एक मिडिल पाथ ढूंढ के, एक बैलेंस बना के, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके, थोड़े बहुत क्वेश्चन करके एफआईआर को दर्ज करना चाहिए। इफ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट दिस केस इज कॉग्निजेबल केस, देन पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। सो दिस वॉज ललिता कुमारी। So again question comes that whether police can conduct inquiry as to credibility of information before registering of FIR. So again the answer comes from some judgments, and which is police cannot inquire as to whether the information by the informant is reliable or not and refuse to register a case on the ground that information is not reliable or credible. सो यहाँ पर पुलिस इस वजह से कि इन्फॉर्मेशन रिलायबल और क्रेडिबल नहीं है, इस चीज़ की इंक्वायरी करके फिर रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। बट द फैक्ट इज़ दैट एज वी अर्लियर डिस्कस कि जो सही तरीका है वो ये है कि अगर लग रहा है देयर इज़ अ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, सस्पिशन कि यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करनी होगी एंड देन इस चीज़ को रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को इन्वेस्टिगेशन में देखना होगा। सो इंक्वायरी एज टू क्रेडिबल और रिलायबल इन्फॉर्मेशन इज़ देयर, इसकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती है। बट क्वेश्चन अगेन कम्स, क्या कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस रजिस्टर कर सकती है एज एन एफआईआर? नो, एवरी इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड बाय द पुलिस। पहली चीज़ तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कर नहीं सकती है एफआईआर दर्ज, सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में कर सकती है। बट इवन इन केसेस वेदर, फर्स्ट यू हैव टू सी दैट वेदर इट इज़ अ कॉग्निजेबल केस और नॉट, सम कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिटेड और नॉट। तो इस चीज़ के लिए एक मिडिल पाथ ये है कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को कंडक्ट कराया जा सकता है। पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है ये जानने के लिए कि क्या वहाँ पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। सो अगेन इट वाज हेल्ड इन विनय कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड that police is not obliged to file FIR on every information received from someone who does not disclose any authenticity about the commission of the cognizable offense. So जहाँ पर कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो ऐसे केसेस में पुलिस डिनाई कर सकती है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करके अगर उसको लगता है कि यस ऑफेंस हुआ है तो एफआईआर दर्ज करेगी, अगर नहीं लग रहा है तो एफआईआर दर्ज करने से डिनाई कर सकती है पुलिस। फर्दर इट वॉज हेल्ड दैट इट इज़ ओपन टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन containing details about the occurrence if available, so that he can consider whether a cognizable offence has been committed warranting investigation thereto. Honorable Supreme Court says that कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये फर्दर और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए की जा सकती है, ये पता लगाने के लिए कि जो
ऑफेंस कमिट हुआ है क्या, एक्चुअली वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है. एंड सेम थिंग वाज हेल्ड इन दिस पॉपुलर केस बाय सुप्रीम कोर्ट, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. सेज दैट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना पुलिस को अलाउड है, जहाँ पर लग रहा है कि यस देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एक डिटेल्ड इंक्वायरी नहीं हो सकती, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती. बट फर्दर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफाइज कि जनरली किन केसेस में आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करोगे. ऐसा नहीं कि कोई भी केस आया, आपको लग भी रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या आपको दिख रहा है साफ साफ, तो उन्होंने स्पेसिफाई किया कि किन केसेस में जनरली कंडक्ट किया जाएगा. तो उन्होंने बोला कि ऐसे फैमिली डिस्प्यूट्स, क्योंकि जनरली यहाँ पे बायसेस होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, झूठा एक दूसरे का अगेंस्ट एफआईआर हो जाता है, कमर्शियल ऑफेंसेस में, मेडिकल नेग्लिजेंस में और करप्शन के केसेस में. ये ऐसे केसेस जहाँ पर बायसेस की पॉसिबिलिटी होती है, फॉल्स एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, इमीडिएटली हमें नहीं लगता कि क्या कुछ हुआ है. जैसे नेग्लिजेंस के केसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी की हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने ही कुछ कर दिया है. एक जनरल जो रिस्पॉन्स होता है मेंबर ऑफ रिलेटिव ऑफ दैट डिसीज़ इज़ दैट ज़रूर कुछ नेग्लिजेंस है. सो ऐसे केसेस में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है पुलिस को. एंड सेम वाज हेल्ड इन दिस केस कि दीज आर दी कैटेगरी ऑफ केसेस जहाँ पर ऐसा करना होगा. फर्दर सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि 7 दिन के अंदर आपको ये इंक्वायरी कंडक्ट करके कंक्लूड करना है, विद इन दी 7 डेज़. तो इन्होंने डेडलाइन भी दे रखी है कि 7 डेज़ के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन जब से रिसीव हुई है, आपको वो इंक्वायरी ख़त्म करना है और डिसाइड करना है कि यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ एफआईआर, कई बार फॉल्स एफआईआर दर्ज हो जाती हैं किसी के अगेंस्ट, एंड दीज आर दी वेरी यूजुअल सिनेरियो दीज डेज कि फॉल्स एफआईआर के केसेस बहुत देखने मिलते हैं. तो व्हाट आर दी रेमेडीज अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर. सो यू सी सेक्शन 182 ऑफ आईपीसी इमीडिएटली, जिसमें ये लिखा है कि फॉल्स कंप्लेंट्स एंड इंटेंशनली फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन नोइंग द सेम टू बी फॉल्स इज पनिशेबल. सो 182 ऑफ आईपीसी, जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को टू यूज हिज पावर टू इंजर to the injury of another person with intent to cause such public servant to do or omit to do anything which such public servant ought not to do or omit if the true state of facts respecting which such information is given were known by him. So ऐसे केसेस में जहाँ पर आप पुलिस को एक फॉल्स एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज करा देते हो, इवन मजिस्ट्रेट को आप फॉल्स कंप्लेंट फाइल कर देते हो, तो ऐसे केसेस में 182 मेक्स इट पनिशेबल and provides punishment of up to 6 months or fine which may extend to 1000 rupees, section 182. देन फर्दर अगर ऐसा हो भी जाए कि एफआईआर दर्ज हो गई है और ट्रायल कोर्ट के पास मैटर चला जा चुका है, इन्वेस्टिगेशन भी हो गया, तो देयर इज़ अ प्रोविज़न कॉल्ड 211 ऑफ आईपीसी, जिसमें ये दिया है कि whoever with intent to cause injury to any person institutes or causes to be instituted any criminal proceeding against that person or falsely charges knowing that there is no just or lawful ground shall be punished with 2 years or fine or both. या अगर वो केस जिसमें आपने किसी को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, फॉल्स चार्जेस लगा दिए गए हैं, तो अगर वो डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड है या एलाई है उसमें, या 7 ईयर्स की पनिशमेंट है, तो ऐसा पर्सन 7 ईयर्स की पनिशमेंट उसको दी जा सकती है जिसने ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है. सो देयर इज़, अगर चार्ज भी फ्रेम हो रहा है, हो गया है, फॉल्स चार्ज है, तो 211 में उसके लिए भी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है. देयर इज़ वन मोर सिनेरियो कि अगर एक एफआईआर दर्ज हो गई और इन्वेस्टिगेशन हो गया और वो ट्रायल के लिए शुरुआत होने वाली है उस ऑफेंस में किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, और कोर्ट को ये लगता है कि देयर इज़ नो सफिशिएंट एविडेंस, देयर इज़ नो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन के इसने ही ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस मजिस्ट्रेट इवन बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ऐसा भी ऐसे व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट एलिगेशन से अक्यूज़ बनाया गया है बट वो उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, तो उसको डिस्चार्ज भी कर सकती है. सो 227 इज़ देयर अबाउट कोर्ट ऑफ सेशन, जहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन डिस्चार्ज कर सकती है. 239 एंड 245 फॉर मजिस्ट्रेट इन कंप्लेंट केसेस एंड इन समन्स केसेस, जैसा भी हो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जहाँ पर उसके अगेंस्ट एविडेंस ही नहीं है, सफिशिएंट ग्राउंड्स ही नहीं है, तो उसको डिस्चार्ज कर सकती है एंड ट्रायल को वहीं पे टर्मिनेट कर सकती है, ख़त्म कर सकती है उस व्यक्ति के अगेंस्ट. सो वन मोर थिंग इज़ देयर, जहाँ पर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट आपने एफआईआर कर दी, उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया, उसके अगेंस्ट ट्रायल शुरू कर दिया और वो ट्रायल के दौरान उस व्यक्ति का एक्विटल हो जाता है और वो उसका प्रोसिक्यूशन, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन टर्मिनेट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी के अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर हुई है, उसके अगेंस्ट ट्रायल हुआ, वो जेल में रहा, उसके ट्रायल में
लास्ट में उसको एक्विट किया जाता है या उसका जो प्रोसिक्यूशन है उसको टर्मिनेट किया जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट फॉल्स केस लेकर आया गया था, जो केस लाया था उसके अगेंस्ट जो एक्विट हुआ है, जो एग्रीव्ड है, वो एक सिविल सूट ला सकता है कॉम्पनसेशन के लिए। एंड दिस सिविल सूट इज़ कॉल्ड सूट फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जो सिविल कोर्ट में फाइल होता है और ये 1 साल के अंदर फाइल किया जा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एक्विटल और द डेट ऑन विच द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट दैट पर्सन वॉज टर्मिनेटेड। तो एक सिविल सूट भी कॉम्पनसेशन के लिए लाया जा सकता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रेमेडी अगेंस्ट फॉल्स केसेस। नाउ वी सी द डिले इन फाइलिंग FIR एंड इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एंड डिले इन FIR मीन्स दैट कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई कमीशन हुई है ऑफेंस की, देन उसके बाद आप उसको इमीडिएटली फाइल ना करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई बार 6 महीने, 1 साल का भी डिले होता है कुछ केसेस में। ऐसे केसेस में आप कैसे डील करोगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा ट्रायल पर। सो जनरली डिले इन FIR इज़ वेरी नॉर्मल, बट डिले ऑफ 1 और 2 days और डिले इन सच सर्कमस्टांसेस जहाँ पर डिले जस्टिफाइड है, डिले को आप उसको माना जा सकता है कि हाँ देयर आर सफिशिएंट रीजंस, तो वो डिले को आप एक्सक्यूज़ कर सकते हो, कोर्ट को ये बता सकते हो कि ये डिले क्यों थी। एंड अगर इफ़ यू अननेसेसरली डिलेइंग इन फाइलिंग FIR, देन ऐसे केसेस में आपके ऊपर सस्पिशन होगा। ट्रायल कोर्ट जो है वो एज अ सस्पिशन उसको देखेगी और दैट कैन गो अगेंस्ट द विक्टिम और द पर्सन अफेक्टेड। सो अगर अनरीजनेबल डिले है और जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो इट अफेक्ट्स दी प्रोसिक्यूशन केस। देन अगर डिले रीजनेबल टाइम की है और एक्सप्लेन की जा सकती है, देयर वर सफिशिएंट रीजंस कि आपने FIR इमीडिएटली और विद इन 1 और 2 days क्यों फाइल नहीं करी। इवन 1-2 days इज कंसिडर्ड एज अ डिले अगर आप उसको एक्सप्लेन ना कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफेंस कमिट हुआ है और आपके घर के बाजू में ही पुलिस स्टेशन है एंड आप 2 दिन बाद FIR फाइल करने जा रहे हैं, तो येस इट कैन बी डन, बट क्या सर्कमस्टेंसेस थे कि आपने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। सो अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, देन ऐसे केसेस में दिस थिंग कैन गो अगेंस्ट द विक्टिम एंड द पर्सन अफेक्टेड बाय द कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस। अब एक सिनेरियो मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है कि ऐसे केसेस में जहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस इमीडिएटली दिए जाना, 1 दिन 2 दिन के लिए किसी को मेडिकली बहुत ज़रूरत होती है, अगर कोई चोट है, इंजरी है और वहाँ पर लोगों को गैदर होना पड़ा, वो इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं दे पाए, तो दैट इज़ जस्टिफाइड एंड ये सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन किए जा सकते हैं और दे विल नॉट गो अगेंस्ट दी विक्टिम और दी पर्सन जो ऑफेंस में विक्टिम है उनके अगेंस्ट, प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट ये सर्कमस्टांसेस नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज़ अ एक्सप्लेनेबल सर्कमस्टेंस कि इमीडिएटली हम फाइल नहीं कर पाए बिकॉज वहाँ पर इमीडिएटली मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत थी, विक्टिम बहुत सीरियस था। एंड अबाउट दिस देयर आर सो मैनी जजमेंट्स ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केसेस जहाँ पर सेक्शुअल ऑफेंसेस कमिट हुए हैं वुमेन के अगेंस्ट, रेप या सेक्शुअल हरासमेंट या इस तरह के जो भी केसेस हैं, वहाँ पर डिले इन FIR इज़ वेरी कॉमन। 1 साल 2 साल का भी डिले होता है, बट अगर उसको रीजनेबली एक्सप्लेन किया जाए एंड इवन समटाइम्स यहाँ पर लिबरल अप्रोच है कोर्ट्स के द्वारा कि चूँकि सेक्शुअल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो आपकी फैमिली को, विक्टिम को स्टिग्मा कॉज करते हैं कि किसी के अगेंस्ट रेप कमिट हुआ है, तो वो लोग अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज के वजह के लिए फ़ाइट करते हैं एंड समटाइम्स देयर आर इमीडिएट थ्रेट्स कि लोग बोलते हैं कि नहीं आप FIR कमिट करोगे तो जान से मार देंगे एंड ऑल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप के घर के किसी या किसी के घर के डॉटर, वाइफ और ऐसे किन्हीं लोगों के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है, उनका मेंटल स्टेट और उनके घर का मेंटल स्टेट एंड सोसाइटी में उनका जो स्टिग्मा कॉज होता है, वो रीजंस होते हैं कि वो इमीडिएटली फाइल नहीं करते हैं। इवन रेप के केसेस में भी इमीडिएटली FIR फाइल करने में बहुत सोचते हैं एंड समटाइम्स 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी FIR फाइल होती हैं। यू हैव सीन और हर्ड दोज केसेस। मी टू मोमेंट जो आया था, मी टू मोमेंट में यही हुआ था कि आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने बताया कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, बट किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया। बट जब वो वेव आई तो लोगों ने बताया कि उनके साथ ये भी हुआ था। तो यू कैन सी दी कंडीशंस ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री, जहाँ पर वो सिर्फ इसीलिए इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। पेटी केसेस में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो रेमेडी उनको, जो रिलीफ उनको मिलेगा प्रोसिक्यूट करके, उससे बड़ा रिलीफ उनको हो सकता है कि वो उस चीज़ को भुला दें और मूव ऑन करें, क्योंकि स्टिग्मा इज़ बिगर देन द रिलीफ दे विल गेट आउट ऑफ दिस प्रोसिक्यूशन, फाइलिंग FIR एंड फाइटिंग फॉर देयर द रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट देम।
उससे बेहतर है कि वो स्टिग्मा से बच जाए. सो द हार्श रियलिटी इज़ दैट कि इन केसेस में स्टिग्मा बहुत होता है, एंड दैट्स वाई द लिबरल व्यू हैज़ बीन टेकन बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कि इवन 1 साल की भी डिले को ये माना जाता है कि डिले इन सेक्सुअल हरासमेंट केसेस अगेंस्ट वुमेन, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल, और उससे प्रोसिक्यूशन केस पे इतना असर नहीं पड़ता है. नाउ व्हाट इज़ द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर? सो एफआईआर फाइल हुई एंड उसका ट्रायल के दौरान उसका एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? तो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर इज़ लाइक, ये एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं माना जाता. इट इज़ नॉट सब्सटेंटिव प्रूफ ऑफ द केस कि एफआईआर दर्ज हो गई तो हाँ इट इज़ अ बिग एविडेंस. नो, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है ये. बट जो एविडेंस दिया जाता है ट्रायल में, उस एविडेंस को करोबरेशन के लिए एफआईआर को यूज़ किया जाता है, या एफआईआर में जो चीज़ें आपने बोली हैं एंड देन यू आर सेइंग समथिंग, सम अनदर स्टोरी यू आर टेलिंग बिफोर द कोर्ट इन ड्यूरिंग द ट्रायल इन एविडेंस, देन एफआईआर में आपने जो बोला है वो सेक्शन 145 में उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है. जैसे आपने पहले एक स्टोरी बोली एंड देन उसके बियॉन्ड कोई स्टोरी बोली है, तो सेक्शन 145 में जो आपने एफआईआर में बोला है एंड देन आपने एविडेंस में कुछ और बोला है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है. तो दिस इज़ नॉट, एफआईआर इज़ नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस, बट कोरोबरेशन के लिए या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है. एंड आई हैव नॉट कोटेड अननेसेसरी लेंदी प्रोविजंस, बट आप देख सकते हो सेक्शन 157 एंड 145 इन इंडियन एविडेंस एक्ट. नाउ कॉग्निजेबल केसेस में तो एफआईआर हो सकती है, वी हैव अंडरस्टूड दैट, बट नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या रेमेडी है? तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर नहीं होती है. देयर इज़ अ प्रोविजन 155 जिसमें ये बोला है कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है मैटर को, उसको मैजिस्ट्रेट के कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होगी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए. सो इवन अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो नॉन कॉग्निजेबल केस में एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो वो एक एनसीआर को दर्ज करते हैं जिसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, एंड उसको अपने रजिस्टर में, बुक में रजिस्टर कर लेंगे, और वो आपको ये बोलेंगे कि आप मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करिए, एंड देन वहाँ से जो आप डायरेक्शन लेकर आओगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगी उस केस के रिगार्डिंग, तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करती है. सो रेमेडी अगेंस्ट नॉन कॉग्निजेबल केसेस इज दैट यू हैव टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड उस पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देगा कि पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करे. मैं दो चीज़ें इस मैं डिस्कस करना भूल गया जो मुझे याद आई, एंड दैट इज़ कि देयर इज़ अ प्रोविज़न इन सीआरपीसी विच इज़ सेक्शन 482, जहाँ पर हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर्स को यूज़ करके किसी भी मैटर को एंटरटेन करके उसमें डिसीजन दे सकता है. तो एफआईआर एक और रेमेडी होती है कि अगर आपके अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर हुई है, आपके अगेंस्ट रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं थे, गलत एफआईआर हुई, तो यू कैन अप्रोच डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट और वहाँ पर अपने एफआईआर को चैलेंज करके उसको क्वैश करा सकते हैं डायरेक्टली. सो दिस इज़ ऑल्सो अ रेमेडी अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर कि आपके अगेंस्ट ग्राउंड नहीं थे बट एफआईआर दर्ज हो गई. देन अनदर कंसेप्ट ज़ीरो एफआईआर. ज़ीरो एफआईआर इज़ अ टर्म जो ये ललिता कुमारी एंड कुछ जजमेंट्स हैं जिसके थ्रू आए हैं, जहाँ पर ये हुआ था कि जनरली व्हाट यूज्ड टू हैपन कि किसी के अगेंस्ट कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ और वो लोग पुलिस को अप्रोच करते थे, तो जनरली वो ये बोलते थे कि हमारे पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ये एरिया हमारे पुलिस स्टेशन में नहीं आता है, आप उस पुलिस स्टेशन में जाइए. एंड देन दैट पर्सन विक्टिम जब दूसरे पुलिस स्टेशन जाता था तो वो भी यही बोलते थे कि हमारे एरिया में नहीं आता है, आप वहाँ जाइए. सो इसके लिए जुडिशरी ने एक ऑप्शन लेके निकाला है जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो एफआईआर, ज़ीरो कायमी हम प्रैक्टिकल भाषा में बोलते हैं. तो वहाँ पर चाहे जुरिस्डिक्शन हो या नहीं हो, पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी जिसको ज़ीरो एफआईआर बोला जाएगा अगर उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस एरिया का. एंड देन रेलेवेंट एरिया के लिए आप इन्फॉर्मेंट को बोल सकते हैं कि आप वहाँ अप्रोच करें और पुलिस भी उस ज़ीरो एफआईआर को वहाँ पर ट्रांसमिट करेगी जिस पुलिस स्टेशन के पास जुरिस्डिक्शन है. सो दिस इज़ इन जनरल ज़ीरो एफआईआर, जो एक नया कॉन्सेप्ट है एफआईआर. आई होप यू लाइक द वीडियो, and if you like the video, and please like the video and subscribe the channel for more such videos. Thank you so much for watching.